Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले समझेंगे IRDA के एज रिमूवल बार के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं आर्टिकल में क्या है। देखिए, रिसेंटली इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एज लिमिट को हटा दिया है, जो कि था 65 वर्ष से ऊपर का अगर कोई भी व्यक्ति होता था, अगर उसे इसके पहले हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी होती थी तो यहाँ पर एज लिमिट था कि 65 साल के बाद का व्यक्ति यहाँ पर कोई भी नया हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीद सकता है। इसी में चेंज करते हुए IRDA ने इस एज बार को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है और साथ ही इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स को ये भी गाइडलाइन दी है कि अब एक ऐसा स्पेशलाइज्ड पॉलिसी टेलर की जाए जो कि सीनियर सिटीजन के लिए हो। साथ ही ये जो पॉलिसीज़ हैं इसके अंतर्गत एक डेडिकेटेड चैनल होना चाहिए जो कि एड्रेस करेगा कि क्लेम्स किस तरीके से होंगे, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या होगा। साथ ही जो इस स्पेसिफिक डेमोग्राफिक की नीड्स हैं उसके आधार पर इसको निर्धारित किया जाएगा। चलिए बात करते हैं IRDAI के बारे में। एडा क्या होता है समझिए। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे इस्टेब्लिश किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। IRDA की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में एक एक्ट के थ्रू, जिसे पास किया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्राइमरली जो इसका रोल था वो था लाइसेंस देना और रेगुलेट करना इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को लेकर। एजेंसी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है, हैदराबाद तेलंगाना में था, जहां से इसे मूव कर दिया गया। सॉरी, बेसिकली इट वाज इन दिल्ली इन 2001, जहां से इसे हैदराबाद तेलंगाना में मूव कर दिया गया। IRDA की बात करें तो 10 मेंबर की एक बॉडी होती है इसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत चेयरमैन, 5 फुल टाइम मेंबर और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स देखने के लिए मिलते हैं। करंट अगर हम इस समय बात करें तो देवाशीष पांडा, जो कि IAS रैंक के अधिकारी हैं, ये इसके चेयरमैन आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, रेगुलेटरी फंक्शन इसके पास होते हैं। साथ ही इसका काम है जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, यहाँ पर उनके साथ किसी भी प्रकार का छल ना हो उसको भी देखना, और साथ ही इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को यहाँ पर रेगुलेट करना इनका प्रमुख काम होता है। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, जहां पर इंडिया ने चूज किया है कि देखिए हम बैन तो नहीं करेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक को, बट हम यहाँ पर इसे रेगुलेट कर सकते हैं। समझिए पूरे आर्टिकल के बारे में। देखिए, अपकमिंग वीक यहाँ पर देखने मिल रहा है, लॉन्ग नेगोशिएशंस यहाँ पर चल रहे हैं टोरंटो कनाडा में, जिसके अंतर्गत 192 कंट्रीज ने यहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक पोल्यूशन की बात की है। ऐसे में इंडिया ने भी अपनी पोजीशन यहाँ पर क्लियर करी है और बात की है कि देखिए हम रेगुलेट करेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक को, कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अचानक से ओवरनाइट अगर आप सोचें कि हम इसे एलिमिनेट कर दें, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इंडिया की बात करें तो 2022 में इंडिया ने इंप्लीमेंट किया था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021, जो कि बैन करता है 19 प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक को। इसके अंतर्गत डिस्पोजेबल प्लास्टिक आइटम्स जैसे कप्स, स्पून्स, ईयरबड्स, डेकोरेटिव थर्माकोल्स, रैपिंग पेपर्स जैसी पैकेजिंग फिल्म्स देखने के लिए मिलती है। हालांकि प्लास्टिक बॉटल या मल्टी लेयर पैकेजिंग बॉक्सेस जो होते हैं, जिनका इस्तेमाल यूजुअली मिल्क कार्टन्स में किया जाता है, इनको सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन से बाहर रखा गया है। हालांकि एनफोर्समेंट के बाद भी अगर हम देखें तो ये बैन वेरी करेगा कंट्री में, अक्रॉस प्लेसेस टू प्लेस। हो सकता है बैन के बाद भी बहुत सारे स्थानों पर इसे बेचा जाए। ये डिसीजन यहाँ पर लिया जा रहा है क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है और सिंगल यूज प्लास्टिक कहीं ना कहीं अपने आप में खतरे का विषय बना हुआ है। इस बैन की बात करें तो केवल और केवल अभी भारत जिस प्रकार के बैन लगा रहा है उसके अनुसार केवल 11% सिंगल यूज प्लास्टिक यहाँ पर बैन किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द CSE रिपोर्ट। राइट, सो ये आपको पहली चीज़ क्लियर रखनी होगी कि इंडिया के एफर्ट्स क्या हैं, किस तरीके से इंडिया इसके लिए काम करने वाला है। और साथ ही प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 के बारे में आप यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए। 2021 में से लेकर आया गया था, 12 अगस्त 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको यहाँ पर इनिशिएट किया था, जहाँ पर प्राइमरी ऑब्जेक्ट था कि प्रोहिबिट करना है आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स को दैट हैव लो यूटिलिटी एंड हाई लिटरिंग पोटेंशियल बाय 2022। ठीक है, इसमें इंक्लूड किया गया था ईयरबड्स को विद प्लास्टिक स्टिक्स, प्लास्टिक फ्लैग, प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बैलून्स, आइसक्रीम स्टिक, कैंडी स्टिक्स, पॉलिस्टर्स फॉर डेकोरेशन, कप प्लेट्स,
cutlery like spoons, forks, straw, wrapping films, papers, sweet boxes, tray, cigarette packets और कार्ड, ग्लासेस, प्लास्टिक, पीवीसी बैनर्स लेस देन 100 माइक्रोन, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल की गई थी। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, चर्चा करते हैं, जहाँ पर हमें देखने मिलेगा व्हाट आर द न्यू ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम रूल्स। इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। सो बेसिकली ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में बात करें तो इसे ऑफिशियली स्टार्ट किया गया था अक्टूबर 2023 में। इज़ द पार्ट ऑफ द ब्रॉडर विजन ऑफ मिशन लाइफ, जिसको चैम्पियन किया जा रहा है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका मुख्य काम है हमें सस्टेनेबिलिटी क्रिएट करना है, वेस्ट को रिड्यूस करना है, नेचुरल एनवायरनमेंट को यहाँ पर बढ़ाना है, इन्हेंस करना है और इंसेंटिवाइज करना है वॉलंटरी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्शंस को थ्रू एन इनोवेशन मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। बात करें अगर हम जीसीपी की, तो इनकरेज करता है प्रत्येक व्यक्ति को, ऑर्गेनाइजेशन को और साथ ही पब्लिक एवं प्राइवेट कंपनीज को कि वो आएँ और इन्वेस्ट करें अलग अलग एनवायरमेंटल सेक्टर्स में, सच एस अफॉरेस्टेशन करना हो, वाटर कंजर्वेशन करना हो, एयर पॉल्यूशन करना हो, वेस्ट मैनेजमेंट करना हो या फिर मैनग्रोव कन्वर्सेशन का पार्ट भी यहाँ पर बनना हो। इन सारी चीज़ों के लिए इनकरेज किया जाता है। साथ ही रिटर्न में जो इन्वेस्टमेंट वो करते हैं, पार्टिसिपेंट एलिजिबल बन जाते हैं कि उनको ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। ये क्रेडिट यहाँ पर एक मेजर की तरह काम करते हैं ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन जो उन्होंने एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए किया है। बात करें एडमिनिस्ट्रेशन और ओवरसाइट के बारे में, तो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ये यहाँ पर सारी चीज़ों को एडमिनिस्टर करने का काम करती है। आईसीएफआरए की बात करें तो ये डिफाइन करता है उन सारी मैथोलॉजी को जो कि कैलकुलेट करने में ग्रीन क्रेडिट के काम आती हैं, जिनको अलग अलग एनवायरनमेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू यहाँ पर जनरेट किया जाता है। बात करें अगर हम तो अफॉरेस्टेशन को लेकर, तो इस इनिशिएटिव के अंतर्गत कंपनीज हो या ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, ये यहाँ पर फाइनेंस कर सकते हैं अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट को इन एनी स्पेसिफिक डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड एरिया। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द एक्चुअल ट्री प्लांटिंग एक्टिविटीज एंड आफ्टर 2 years each planted tree undergoes evaluated by the ICFRE। और अगर यहाँ पर सब कुछ सक्सेसफुल होता है तो इसके बदले में एक ग्रीन क्रेडिट मिल जाएगा। वर्तमान समय की बात करें तो 13 स्टेट की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऑफर किया है 387 लैंड पार्सल टोटलिंग नियर बाय 10,983 हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड फॉर अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट। पब्लिक सेक्टर कंपनीज की बात करें तो जैसे इंडियन पावर, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ऑयल इंडिया, कोल इंडिया और नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने रजिस्टर किया है टू इन्वेस्ट इन दी प्रोग्राम। सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पर मिलेगा एक एस्टिमेट कॉस्ट इन्वॉल्व अफॉरेस्टेशन, जो कि यहाँ पर उनकी क्राइटेरिया को मीट करने के बाद दिया जाएगा। हालांकि अभी फुली फंक्शन नहीं होने के बावजूद भी अगर हम जीसीपी स्कीम की बात करें तो ये अभी भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म यहाँ पर फेस कर रही है। क्रिटिक्स यूजुअली आर्ग्यू करते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये कहीं ना कहीं कमोडिफाई कर रहा है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को, जिसकी वजह से इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉ के साथ इसको एक कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिल रहा है। ये लॉ कहीं ना कहीं मैंडेट करते हैं इंडस्ट्रीज को कि वो परमिट करें टू क्लियर फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट्री पर्पजेज टू प्रोवाइड इक्विवेलेंट नॉन फॉरेस्ट लैंड टू फॉरेस्ट अथॉरिटीज एंड फाइनेंस अफॉरेस्टेशन ऑन द लैंड। बट अंडर जीसीपी कंपनीज यहाँ पर एक्सचेंज कर सकती हैं ग्रीन क्रेडिट को फॉर कंप्लाइंग विद द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन रिक्वायरमेंट। क्रिटिक्स इसको इस तरीके से देखते हैं कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट डाइवर्जन है ये यहाँ पर कम हो जाएगा, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि वी हैव टू सी कि किस हिसाब से इसमें बाद में काम किया जाने वाला है। बात करें अगर हम ICFRE की, विच इज़ द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, तो अगेन ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत देखने के लिए मिलती है। 1986 में इसे देहरादून में इस्टेब्लिश किया गया था और उसी के साथ ये रिस्पॉन्सिबल हो जाती है जितनी भी रिसर्च है, एजुकेशन है या फिर अलग अलग फॉरेस्ट सेक्टर की एक्टिविटीज़ हैं उसको चलाने में और उसके दिशा निर्देश को निर्धारित करने को लेकर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे।
चूंकि हम कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट कि वाटर स्ट्रेस और क्लाइमेट रेजिलियंस की कंडीशन क्या है। देखिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्ट किया है कि इस बार हमारी गर्मियाँ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होने वाली हैं। लॉन्गर हीट वेव्स हमें देखने मिलेंगी अप्रैल से जून के मध्य में, और इंडिया को ऐसे में वाटर स्ट्रेस की कंडीशन के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब अत्यधिक गर्मी यहाँ पर बढ़ेगी तो वाटर की डिमांड भी बढ़ सकती है। दैट मीन्स चैलेंज जिसके लिए हमें प्रोग्राम होने की ज़रूरत है वो एक्यूट स्ट्रेस की कंडीशन हो सकती है, हीट, वाटर या एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, जो कि टेम्परेरी भी देखने के लिए मिल सकता है नेचर में। हमें कहीं ना कहीं पैनिक को यहाँ पर ख़त्म करना होगा, और डिज़ास्टर स्ट्राइक जैसे वाटर क्राइसिस जो बेंगलुरु में हम देख रहे हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये समझना ज़रूरी है कि कभी भी हमें आवश्यकता पड़ सकती है। चूँकि आज हम अर्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, 22 अप्रैल है, दैट मीन्स ये वही टाइम है जब हमें जागने की आवश्यकता है, क्लाइमेट को ध्यान में रख के काम करने की आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रोडक्शन के साथ साथ हमें क्लाइमेट को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर एक इंटरसेक्शन देखते हैं लैंड, फूड, एनर्जी और वाटर के अंतर्गत। इंडिया जो कि 18% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को यहाँ पर लेकर चल रहा है, ऑन 2.4% ऑफ द अर्थ सरफेस एरिया, एंड हैज़ जस्ट 4% ग्लोबल फ्रेश वाटर रिसोर्स। वहीं अगर हम बात करें, आधे से ज़्यादा जो इसकी नदियां हैं ये पॉल्यूटेड हो चुकी हैं, और 150 से भी ज़्यादा प्राइमरी रिजर्वायर आज की डेट में यहाँ पर 38% से भी ज़्यादा अपनी स्टोरेज कैपेसिटी खो चुके हैं। वहीं आगे अगर हम बात करें तो एक लार्जेस्ट यूज़र ग्राउंड वाटर का जो वर्ल्ड में है वो इंडिया बन जाता है। ऐसे में 3 क्वार्टर इंडिया के किसी न किसी तरीके से डिस्ट्रेस में गुजर रहे हैं, क्योंकि एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट की कंडीशन हमें देखने के लिए मिल रही है। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप इंडिया यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है हैविली इन द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, बट nature of climate shocks will continue to the change. There will be a sudden shock like heavy rainfall हो सकता है, rapid decline हो सकता है water availability में, और इसी की वजह से अगर हम बात करें तो एक slow onset की कंडीशन भी हमें देखने के लिए मिलेगी। बात करें water flows through the economy, तो for long we have not taken cognizance of many ways by which water flows through our economy. An instant addressed water, right, and other natural resources in soils. So water कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है हमारे हाइड्रोलॉजिकल, फूड और एनर्जी सिस्टम को, तो ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उसकी अवेलेबिलिटी को भी यहाँ पर ध्यान रखें। चूँकि आपको पता है जब भी देखिए आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम की बात कर रहे हो, आप फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, ऐसे में हम कहीं पर भी वाटर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चाहे आप ब्लू सरफेस ग्राउंड वाटर की बात करें या ग्रीन सॉइल मॉइस्चर और वेजिटेशन की बात करें, वाटर एसेंशियल हो जाता है एग्रीकल्चर के लिए, हमारी क्रॉप्स, इरिगेशन, हार्वेस्ट या ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को हैम्पर कर सकता है। एग्रीकल्चर की बात करें तो एक सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयर है, और भारत में 45% पॉपुलेशन को जॉब देने का काम करता है। हालांकि अगर हम बात करें तो लगातार क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी यहाँ पर फेस की जा रही है, लगातार चेंज हो रहा है रेनफॉल पैटर्न में, जिसकी वजह से क्रॉप साइकिल और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी परिवर्तित हो रही हैं। वही पानी की अगर हम एक और बात करें तो ये क्रिटिकल कंपोनेंट हो जाता है ग्लोबल क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में। इसी के साथ डिकार्बनाइज करना हो इंडस्ट्रीज़ को या ट्रांसपोर्टेशन करना हो, हम रिन्यूएबल एनर्जी की भी बात कर रहे हो, तो सारे कॉन्टेक्स्ट में हमारी जो डिपेंडेंसी है वो केवल और केवल वाटर के ऊपर ही रह जाती है। ऐसे में क्लाइमेट क्राइसिस जो कि लगातार एग्जैबरेट होते जा रहे हैं, हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर की कंडीशन बन रही है, विच ऑलमोस्ट 75% नेचुरल डिजास्टर जो कि पिछले 2 दशकों में हमें देखने मिल रहे हैं, वो केवल और केवल पानी से ही संबंधित है। इंडिया में भी आप देखेंगे तो फ्रीक्वेंटली फ्लड की कंडीशन देखने मिल रही है, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट चैलेंज हो रहे हैं, फ्रेश वाटर की कंडीशन यहाँ पर खराब हो रही है, साथ ही हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो भी कंटेमिनेट होने लगा है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम वाटर सिक्योरिटी को लेकर काम करें, और कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसीज़ इस तरीके से हों जो कि एक्नॉलेज कर रही हूँ एक इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ वाटर।
विथ फूड एंड एनर्जी सिस्टम। जहां हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो उसने बहुत सारी पॉलिसीज़ को चलाया है। ऐसे में कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं एक प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। फॉर एग्जांपल, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन मस्ट कंसीडर वाटर अवेलेबिलिटी। इसी तरीके से अगर हम बात करें सोलर इरिगेशन पंप की, तो यहाँ पर भी ग्राउंड वाटर लेवल्स पर क्या इम्पैक्ट होगा, इन सारी चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखते हुए ही काम करना होगा। इंडिया को फोकस करना होगा कि एक वो प्रूडेंट यूटिलाइजेशन की तरफ जाए ब्लू और ग्रीन वाटर के थ्रू। साथ ही इनिशिएटिव्स जैसे नेशनल वाटर मिशन, जिसका एम है कि वो वाटर यूज़ को एफिशिएंसी को बढ़ाएगा 2025 तक 20%। इसी तरीके से अमृत स्कीम जैसी चीज़ें जो कि यहाँ पर काम कर रही हैं, इन सभी को एक बेसलाइन बनाते हुए और वाटर को ध्यान में रखते हुए ही काम करना ज़रूरी है। चलिए, अर्थ डे आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एनुअल इवेंट है। प्रत्येक साल 22 अप्रैल को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए इसको मनाया जाता है। 1970 में पहली बार इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था। वहीं ऑफिशियल थीम 2024 को बात करें तो ये है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। इस साल की थीम यहाँ पर निर्धारित की गई है। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। आपको याद होगा अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसके तहत पता चला था कि इंडिया की जो हाउस होल्ड सेविंग है ये लगातार कम होती जा रही है, और उसी के बाद से ये जो मुद्दा है ये यहाँ पर डिबेट का पार्ट बना हुआ है। आप देखेंगे अगर हम इंडिया में सेविंग्स की बात करें, स्पेशली नेट फाइनेंशियल सेविंग्स की बात करें, तो पिछले 4 दशकों का सबसे कम हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिला है। डिस्पाइट अ मार्जिनल रिकवरी इन फिजिकल सेविंग, जो ओवरऑल ट्रेंड है हाउस होल्ड सेविंग का, ये यहाँ पर लगातार गिरता जा रहा है। समझिए कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से फाइनेंशियल सेविंग कम होंगी, पहले उन्हें जानना ज़रूरी है। पहली बात, अगर हम हाउस होल्ड की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल एडिशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखने मिल रहे हैं, जहाँ पर बोरोइंग बढ़ रही हैं ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग्स की जगह। इसकी वजह से आप देखेंगे तो नेट फाइनेंशियल सेविंग कम हो रही है। दूसरा, अगर हम बात करें तो हायर टेंजिबल इन्वेस्टमेंट जो कि हाउस होल्ड के द्वारा किए जा रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो लीड टू द रिडक्शन इन द नेट फाइनेंशियल सेविंग एज दे मे चूज टू फाइनेंस सच इन्वेस्टमेंट थ्रू बोरोइंग और डिप्लीटिंग देयर फाइनेंशियल असिस्ट। तीसरी, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पेमेंट की चीज़ें बढ़ रही हैं जिसकी वजह से हायर इंटरेस्ट रेट हमें देखने मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट हो रहा है लो नेट फाइनेंशियल सेविंग्स के अंतर्गत। वहीं अगर हम नेट फाइनेंशियल सेविंग की बात करें तो ये अपने आप में कंसर्न है फ्रॉम अ सेविंग पर्सपेक्टिव। ये कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर रहा है एक शॉर्ट टर्म स्टिमुलस टू एग्रीगेट डिमांड एंड आउटपुट। वहीं अगर हम फाइनेंसिंग एडिशनल्स की बात करें, कंजम्पशंस की या टेंजिबल इन्वेस्टमेंट की, तो हाउस होल्ड कंट्रीब्यूट करते हैं टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बात करें अगर हम एक शार्प रिडक्शन की, जो कि जीडीपी, जो कि हमें ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग्स में देखने मिल रहा है, तो ये यहाँ पर एट्रीब्यूट नहीं है जिसकी वजह से हम बोलें कि कंजम्पशन पैटर्न में बदले हैं, या फिर जो कंजम्पशन है जीडीपी रेशियो के अनुसार वो यहाँ पर चेंज हुए हैं। क्योंकि अगर हम 2021-22 या 22-23 के अनुसार देखें तो कोई खास अंतर कंजम्पशन पैटर्न में हमें देखने के लिए नहीं मिला है। ऐसे में ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग्स का कम होना लार्जली एट्रीब्यूट कर रहा है हायर बोरोइंग, इंक्रीज इंटरेस्ट पेमेंट सिस्टम्स हाउस होल्ड के द्वारा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक शार्प डिक्लाइन हमें देखने के लिए मिल रहा है। ऑल राइट, चूँकि ये लगातार न्यूज़ का विषय बना हुआ है, आपको पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में। चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द photograph and upload it on the given link below. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.